सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। अगर राजा धर्मात्मा, न्यायप्रिय और सच्चरित्र है तो उसके राज्य की प्रजाजन, यहाँ तक कि वनस्पतियाँ भी उत्तम गुण स्वभाव वाली हो जाती हैं। इसके विपरीत अगर राजा अधर्मी, अन्यायी होता है तो उसका प्रभाव उसके राज्य की प्रत्येक वस्तु पर पड़ता है। ठीक इसी प्रकार हर घर में जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, बच्चे भी उन्हें देखकर वही सीखते हैं, वही गुण अपनाते हैं। उन्हें कुछ बिना सिखाए ही वो अपने बड़ों को देखकर सीख जाते हैं। साथ संगत जी, आज हाजिर हूँ एक बहुत ही प्यारी और दिल छू लेने वाली साखी के साथ। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुने। साथ संगत जी, एक नगर में राजा का बेटा जो कि नवयुवक था, राज्य गद्दी पर बैठा तो उसने गांव के सभी परिवार वालों को अपनी सभा में बुलाया और उनसे पूछा कि आप सभी बताइए कि आपको मेरा राज्य अच्छा लग रहा है या नहीं। आप लोगों ने 3 पीढ़ियां देखी हैं, तो आप सभी को किसका राज्य सबसे अच्छा लगा, मेरा या मेरे पिताजी का या मेरे दादाजी का। अब नवयुवक राजा की बातें सुन सभी गांव वाले चुप हो गए, लेकिन साथ संगत जी, उन सभी भीड़ में एक बूढ़ा व्यक्ति भी खड़ा था जो कि बोला, महाराज, आप हमारे मालिक हैं, माफ करना, हम आपके बारे में निर्णय कैसे करें कि कौन योग्य, कौन बढ़िया और कौन घटिया है, ये हमारी क्षमता नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप मेरे बारे में पूछे तो मैं अपने बारे में आपको बता सकता हूँ। साथ संगत जी, तब राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो आप अपनी ही बात बताओ। आप बूढ़े हो चुके हो, इसका मतलब आपने 3 पीढ़ियां देखी हैं, तो आप अपने बारे में ही बताओ कि हर पीढ़ी में आपके सोच और विचार कैसे थे। उसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन सी पीढ़ियां, किसका राज्य सबसे अच्छा है। साथ संगत जी, वो बुजुर्ग व्यक्ति कहने लगा, महाराज, जब आपके दादाजी का राज्य था तो उस समय मैं बहुत ही जवान था, पढ़ा लिखा था, शरीर में बल भी अच्छा था, मैं एक लाठी पास में रखता। उस वक्त 50 आदमी एक साथ भी सामना करने के लिए आ जाते तो मैं हार नहीं खाता, बल्कि वो सबको मार दूं, ऐसा मेरा विश्वास था। एक दिन मैं किसी काम से जा रहा था, रास्ते में चलते मेरे कान में किसी महिला की रोने की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा चलकर देखे क्या बात है, ये आवाज़ रोने की क्यों आ रही है। मैं आवाज़ की दिशा में चला गया तो देखा कि एक सुंदर युवती अकेले जंगल में बैठी रो रही थी। उसने बहुत कीमती गहने कपड़े पहन रखे थे। वो अचानक मुझे अपने पास आता हुआ देखकर बहुत ही डर गई और एकदम से चुप हो गई। तब मैंने बड़े प्यार से उस महिला से कहा, बहन, घबराओ नहीं, बताओ कि तुम कौन हो और क्यों रो रही हो। मेरा ऐसा करने पर वो स्वस्थ हुई और बोली, मैं पीहर से ससुराल जा रही थी, साथ में 24 गाड़ियाँ और ऊँट थे। रास्ते में डाकू मिल गए तो उनसे मुठभेड़ हो गई। मेरे संबंधी और डाकू आपस में लड़ने लगे। मुझे डर लगा तो मैं वहाँ से भागकर जंगल में चली आई, यहाँ बैठ गई। अब उनका क्या हाल हुआ ये तो भगवान जाने, लेकिन मैं किधर जाऊँ ये भी मुझे रास्ता मालूम नहीं।
मेरा गांव दूर रह गया, लेकिन ससुराल पास में ही है। लेकिन मैं नहीं जानती क्या करूं। ये सोचकर बहुत ही रोना आ रहा है। लेकिन महाराज, मैंने उस महिला से उसके ससुराल वालों के नाम पूछे तो उसने अपने ससुर जी का नाम एक कागज पर लिख कर बताया। जब मैंने उसके ससुर जी का नाम पढ़ा तब मुझे याद आया कि मैं तो इसके ससुर जी को जानता हूँ। इसलिए मैंने उससे कहा, बहन तुम चलो, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर मैंने उसे उसके ससुराल तक छोड़ा। रात हो चुकी थी। सब लोग तरह तरह की चिंता कर रहे थे। वो लोग बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी बहू के शरीर पर बहुत से गहने थे। बहू को सही सलामत पहुँचे देखकर सबके मन में प्रशंसा छा गई। उस महिला ने अपने ससुराल वालों से मेरे बारे में कहा। मैं इसे पिता कहूँ या भाई कहूँ, इन्होंने मुझे बड़े प्यार से धीरज दिलाया और यहाँ तक पहुँचाया। अपनी बहू की बातें सुनकर उसके ससुर ने मुझे इनाम देने के लिए 500-700 रुपए लाए और लेने का आग्रह करने लगे। लेकिन मैंने अपना कर्तव्य समझकर ये काम किया था। कोई दुख है तो उसको दूर हो जाए, इसीलिए मैंने रुपए नहीं लिए। मैंने सोचा कि अपने कर्तव्य पालन की बिक्री नहीं करूँगा। मेरे मन में रुपए ना लेने से बड़ा संतोष रहा। मैं वापस चला गया। महाराज, ये बात तो आपके दादाजी के समय की थी, लेकिन आपके पिताजी का राज्य आया। मेरे व्यापार में मुझे बहुत नुकसान हुआ। मैंने सोचा अगर उस समय मैं उस महिला की सहायता नहीं करता और उसे थोड़ा डरा धमका कर उससे उसके गहने छीन लेता तो आज मुझे बहुत ही सहायता हो जाती। मुझे यूं पैसों के लिए मोहताज नहीं होना पड़ता। लेकिन अब क्या फायदा। महाराज, आपके पिताजी के बाद आपका राज्य का समय आया, लेकिन आपके राज्य के समय तक मैं बूढ़ा हो गया। मैं अपने घर में अकेला हूँ। मेरे घर में कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। अब मन में ख्याल आता है कि उस समय अगर मैं उस महिला को जबरन अपनी पत्नी बना लेता तो कम से कम आज वो मेरी सेवा करती, मेरे बच्चे होते तो वो मेरे देखभाल कर। राजन, मैंने आपको आप तीनों के राज्य के समय की अपनी मनोदशा बताई। समय के हिसाब से मनोदशा, सोच विचार सब बदलते गए। अब आप ही विचार कर लें कि किसका राज्य सही है। सासंग जी, राजकुमार समझ गया कि जैसी राजा वैसी प्रजा। मेरे दादाजी बहुत ही नेक दिल की, दया भावना वाले इंसान थे, सबकी मदद करने वाले थे। तो उस समय उनकी प्रजा भी सबके मदद करते थे। और मेरे पिताजी धन ज़्यादा कमाने के लिए अपने राज्य में कुछ भी कर गुजरते थे। इसीलिए उनकी प्रजा के मन में भी यही विचार आता था कि किसी तरह भी, चाहे कर्म बुरे हो या अच्छे हो, धन कमाना ही है। और मैं अपने राज्य में बस यही सोचता रहता हूँ कि उस महिला को जबरन अपने महल में रखूँ, तो इस महिला को जबरन अपने महल में रखूं। इसीलिए मेरी प्रजा की भी सोच ऐसी ही हो गई है। लेकिन मैंने निर्णय कर लिया है कि अब मैं अपने दादाजी की तरह बनूंगा और मेरी प्रजा भी वैसी बन जाएगी, क्योंकि जैसा राजा वैसे ही प्रजा। सासंग जी, चाणक्य ने भी कहा है, जो राज कर्मचारी अपने स्वामी के स्वभाव को अच्छी प्रकार से जानते हैं वे उसी के अनुसार कार्य संपन्न करते हैं। यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होगा प्रजा या राज कर्मचारी भी वैसे ही होंगे। राजा को गंभीर, कर्मठ होना चाहिए, वीर होना चाहिए, परोपकारी और दयावान होना चाहिए, तो उनके प्रजा भी वैसे ही होंगे।
साथ संगत जी, आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये कहावत सही है कि जैसा राजा वैसी प्रजा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ संगत जी, प्यार नाल कहना धन निरंकार जी।